हेलो दोस्तों, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप ये 6 मिस्टेक करते हैं दोस्तों, आपका मार्क्स बहुत खराब आने वाला, बहुत बहुत बेकार मार्क्स आने वाला लॉ में। बिकॉज लॉ लिखने का अपना एक वे होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक तरीका, जैसे अकाउंटेंसी का फॉर्मेट होता है, वैसे लॉ लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। तो आपको ये फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 6 मिस्टेक करते हैं दोस्तों, तो आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत खराब आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सारे सी एस सी में पेपर दिए हैं, एलएलबी पेपर दिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस साथ आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये 6 मिस्टेक्स किए, आपका मार्क्स बहुत कम आएगा और मे बी आप फेल भी हो सकते हो। इतना नेगेटिव वर्ड मैं जल्दी यूज नहीं कर सकता, पर पॉसिबिलिटी है अगर आपने ये 6 मिस्टेक किए। दोस्तों, मैंने आपके लिए वन शॉट पार्ट ए पार्ट बी करके पूरा डिटेल्ड मैराथन पढ़ाया है। अभी मैंने 1-2 घंटा पहले लक्ष्य वेदी हमारा जो सजेशन है, मैंने 1.5 घंटे में पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो भी करवा दिया। चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है, आपको जो पसंद आप देखिए। दोस्तों, आपके लिए ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपको मदद करती एग्जाम में बेस्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करना। बिकॉज जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती हो सकता है आपके दोस्त भी कर दे। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों आपका ही भला हो और आपके दोस्त का भला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे वो 6 कॉमन मिस्टेक ना करे और उनका एग्जाम बेस्ट हो और वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने लिए ना अपने दोस्तों के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उनका लाइफ में भी बहुत अच्छा, मतलब लाइफ में भला हो और वो भी इनकी वीडियो भी क्या मतलब कंपनी लॉ में अच्छा मार्क्स ला पाए और हमारा जो चैनल है उससे भी वो जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हो। और हाँ, एक कमेंट कर देना, सर आपका एफर्ट अच्छा लग रहा है, ऐसे करके कुछ एक पॉजिटिव वाला कमेंट कर देना, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत सारे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला जो कॉमन मिस्टेक है, सबसे जो प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट का, क्या लिखता है, उनको देखो, उनको कुछ भी लिखना पड़ेगा तो उसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे, एज पर द कंपनी एक्ट 2013। स्टूडेंट क्या लिखता है, ए का स्मॉल लिखा, पी का स्मॉल पी लिखा, कंपनी का स्मॉल सी लिखा। एक्ट एक्ट मतलब ये पढ़ा रहा हूं ना, ये एक्ट कर दिया। जैसे आई एम एक्टिंग एज ए टीचिंग, एज आई एम एक्टिंग एज ए टीचर, ये एक्ट मतलब होता है काम करना। अगर आपने ये एक्ट लिखा तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। और आपने कॉमा भी नहीं डाला तो इस केस में गलती हो जाएगा। तो आपको राइट कैसे लिखना, ए का बड़ा लिखना, एज का ए बड़ा रहेगा, पर का पी बड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपको दा लिखना पड़ेगा बिकॉज कंपनी एक्ट एक ही, इसलिए दा लिखना पड़ेगा। और द का टी बड़ा रहेगा, कंपनी का सी बड़ा रहेगा, एक्ट का ए बड़ा रहेगा। उसके बाद आपको कॉमन करना, उसके बाद 2013 लिखना है। तो आपको ऐसे ना लिख करके आपको एग्जाम में ऐसे लिखना। तो पहला गलती आप ये अवॉइड मत करना। दूसरा गलती, रॉन्ग सेक्शन मेंशनड। स्टूडेंट लोग को ना सेक्शन याद नहीं रहता, तो गलती से वो सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोल देते हैं बेटा सेक्शन लिखना कंपलसरी है। हमको टीचर बात आता है, भाई इस टीचर ने बोला है सेक्शन लिखना कंपलसरी है। भाई टीचर भी गधा है, तुम भी गधा है। सेक्शन लिखना कंपलसरी है उनके लिए जिनको याद है, जिनको याद है उनके लिए कंपलसरी है। तुमको याद नहीं, तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है। अगर तुमको सेक्शन याद नहीं है फिर भी एक तरीका बच सकते हो। अगर गलत सेक्शन लिखा, आंसर सही है सेक्शन गलत है, आंसर सही है सेक्शन गलत है, काट के जीरो बैठाएगा और मेरा वो जो थंबनेल है ना वो प्रूफ हो जाएगा, फेल हो जाओगे। इसीलिए अगर सेक्शन याद नहीं है तो आपको क्या लिखना है, आपका राइट वर्ड क्या होगा, सेक्शन याद नहीं है ना तो आपको क्या लिखना, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आपको क्या लिखना, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बच जाओगे, मार्क्स फुल मिलेगा। अगर सेक्शन नहीं याद है तो आप ये चीज आप लिखिएगा, आप बच जाओगे, मार्क्स फुल मिलेगा, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना। तो आप अगर रॉन्ग सेक्शन मत आना डाल करके, याद रहे तभी डालना, कंफ्यूजन है तो ये वाला करके बच जाना। तो कोशिश करना एग्जाम में ये लिखने के लिए अगर सेक्शन याद नहीं है। तीसरा गलती, लोग ना जब डेफिनेशन लिखते हैं तो पता क्या लिखते हैं, लगता है हिस्ट्री लिख रहे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज। गलत है भाई, लॉ में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसा लॉ में नहीं लिखा जाता। आपको लॉ में अगर आप लिखते हो ना कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिखते हो, इट मे बी डिफाइंड एज, लॉ मेकर काट, क्योंकि आपका जो पेपर साइन करने वाला बंदा है ना वो लॉयर होगा, वो एलएलबी में पीएचडी करके बैठा है, वो भड़क जाएगा। अगर आपने लिखा ना इट मे बी डिफाइंड एज, भड़क के जीरो बैठा देगा वो भाई। दैट इज वाई, अगर बचना है उसके एंगर से बचना है तो कोशिश करना, जो डेफिनेशन, या तो जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही है उसको मीन से लिखना। जैसे कंपनी का डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है तो मीन से स्टार्ट करना। और बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन स्टार्ट होता है इंक्लूड से, तो इंक्लूड से स्टार्ट करना। सर इसके पीछे लॉजिक है, कंपनी जितने भी लॉ वगैरह होते हैं ना, खासकर कंपनी लॉ में कुछ डेफिनेशन कंप्लीट है, तो जो डेफिनेशन कंप्लीट है वो मीन से स्टार्ट होती है।
और जो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या इंक्लूसिव है वो होती है इंक्लूड से। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है ना वो बेसिकली क्या है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, दैट इज वाई वो इंक्लूड से स्टार्ट हुआ। अब अगर तुम गलती से बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स, आगे एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, तुमने मीन्स कर दिया मतलब इनकम्प्लीट डेफिनेशन को तुम कंप्लीट कर रहे हो, काट के जीरो। ऐसे ही कंपनी का डेफिनेशन मीन से स्टार्ट है, तो कंपनी मीन्स की जगह पे तुम लिख दिया कंपनी इंक्लूड, तो जो डेफिनेशन कंप्लीट था तुमने उसको इनकम्प्लीट बना दिया, तो तुम लोग तो लॉ मेकर बन जाएगा। इससे बड़ा तुम लोग देश का लॉ लिखो। तो जो डेफिनेशन कोशिश करना जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट है वो मीन से, और जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट है वो इंक्लूड से। ये अवॉइड करना भाई, अगर आपने मीन्स का डेफिनेशन इंक्लूड कर देना, इंक्लूड का डेफिनेशन मीन्स कर देना, ये गलती मत करना वरना 0 मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश करना डेफिनेशन वाले पोर्शन में मीन्स और इंक्लूड का ख्याल रख करके फिर लिखना, ठीक है। होपफुली मेरा जो हर एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। एक होता है कीवर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, देखो मैं तो बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बट मैं अपना अनुभव और एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर मैंने सुना है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि बेटा आपको लॉ में ना एज इट इज़ लिख के आना, जो लॉ मेकर लिखा है वो एज इट इज़ लिख के आना। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लॉ में जो सेक्शंस होते हैं ना, उस सेक्शन बोलते हैं बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो पैसिव होती है। हम लोग अपने आम भाषा आम जो डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना वो एक्टिव होती है, और लॉ की जो भाषा होती है वो पैसिव होती है। पैसिव भाषा, एक सब्जेक्ट में अगर पैसिव भाषा अगर हमें यूज करने के लिए मिलता है तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे बात से रिलेट करेंगे, सर लॉ याद करने में तकलीफ होती है। भाई इसलिए तकलीफ होती है ना बिकॉज वो पैसिव लैंग्वेज है। पैसिव लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलता है, लॉ टेढ़ा खीरा भाई सीधा समझ में नहीं आता, वो घुमा फिरा के बोलता है। तो ऐसे लैंग्वेज से बचने का बेस्ट उपाय क्या है, मान लो एक सेक्शन है, उस सेक्शन में मान लो 100 वर्ड है, मान लो एक कोई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में मान लो 100 वर्ड है, तो कोशिश करना 50 से 70%, मिनिमम 50% तो आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा। जो डेफिनेशन का जो मेन वर्ड है, जो कीवर्ड है, वो आपको 50% डालना पड़ेगा। अगर आप 70% डालेंगे तो वेल एंड गुड। 100% तो मैं भी उम्मीद नहीं रखता, और ना मैंने आज तक एग्जाम में मैं भी तो लॉ का एग्जाम दिया हूँ, सीए वगैरह में नहीं लिख पाया, एलएलबी की एग्जाम दिया वहाँ भी नहीं लिख पाया। लेकिन 50 से 70% कोशिश करना आप ये लैंग्वेज लिखने का, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांसेस है, आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। बिकॉज जो बंदा कॉपी साइन किया ना, खुद लॉ का पढ़ाई किया है, वही लोग बोलते हैं ना एज इट इज लिख करके आना, जो आज तक लॉ का पेपर लिखे नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, उनके लिए कोई हेट नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता नहीं आपको एज इट इज लॉ में लिख के आना, तो उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना, आपने लिखा था क्या, उनका मुंह बंद हो जाएगा। आया बस हमने, वो खुद अपने एग्जाम में नहीं लिखे थे और आपको ऊपर प्रेशर डाला कि आप लिख के रहिए। भाई जीवन में ऐसी बहुत टेंशन है, ऐसी सीयू जीने नहीं दे रहा, और ऊपर से आप एक एक वर्ड बोलते हो। नहीं, आप कोशिश करो 50 से लेकर के 70% का कीवर्ड आप डालो अपने प्रोविजंस में, अपने डेफिनेशंस में, मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लेना। एज इट इज अगर याद नहीं होता तो टेंशन मत ला, 50-70% डाल देना। अब अगर कोई बच्चा बोला सर हमको एज इट इज याद है, तो लिखो ना भाई, तुमको कौन रोका है। अगर तुम एज इट इज याद है भाई तो बहुत सल्यूट है तुमको भाई, लिखो ना, तुमको कौन रोका, तुम तो भाई बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज लोग नहीं याद कर पाएगा। तो अगर 60 से 70% एक एवरेज मेंटेन करते हो कीवर्ड का, सेक्शन का या प्रोविजन का कीवर्ड, तो वो चलेगा, ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन ना केस स्टडी आ गया, जैसे मेरा मैट में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आ गया इज अ कंपनी अ सिटीजन, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसको बोलते हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस। तो जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको 3 पार्ट में आपको लिखना। पहला लिखना है रिलेटेड प्रोविजन, 3 पार्ट में हेडिंग डालोगे। पहला हेडिंग रहेगा रिलेटेड प्रोविजन, दूसरा रहेगा फैक्ट एंड एनालिसिस, और तीसरा रहेगा कंक्लूजन। अब रिलेटेड प्रोविजन में क्या लिखोगे, रिलेटेड प्रोविजन लिखोगे सेक्शंस। जैसे ये क्वेश्चन किससे पूछा है, इज अ कंपनी अ सिटीजन, तो कंपनी से रिलेटेड पूछा है ना, तो कंपनी का जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 है, ये पूरा पूरा वहां पे लिख दो। वैसे लिखना एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ऐसे करके लिख देना। इससे क्या रहेगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि हम जिस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट को उस सेक्शन के बारे में पता है। तो आपको रिलेटेड प्रोविजन में क्या लिखना, सेक्शंस लिखना या पर्टिकुलर प्रोविजन लिखना, ठीक है। फैक्ट एनालिसिस में ना आपको भर करके जो आता सब लिखिए ना, बोलिए ना कंपनी लॉ, कंपनी जो है वो लीगल पर्सन होता है, वो सिटीजन नहीं होता है। बिकॉज एक सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट होता है, कंपनी के पास फंडामेंटल राइट नहीं होता।
सिटीजन जब पैदा होता है तो बाई बॉर्न उसको फंडामेंटल राइट मिल जाती है, पर कंपनी जब पैदा होती है तो उसको कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलती, वो तो लीगल पर्सन होता है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी कुछ जानते हो पूरे पैराग्राफ में डालो, जो भी कुछ टूटा फूटा अंग्रेजी आता है लिखो ना, इसमें तो बना के लिखो ना, जो भी तुमको टूटा फूटा अंग्रेजी आता है यूज करके लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन हेडिंग डाल करके लिखना पड़ेगा, हेंस एज पर द above discussion we can say that company is a legal person not a citizen, ऐसा एक लाइन कंक्लूजन डाल देना। तो इससे क्या दोस्तों ना, आपको इस एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो, उसको लगेगा ना भैया आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आपको पता है लॉ कैसे लिखा जाता है। तो आप रिलेटेड प्रोविजन, फैक्ट एनालिसिस और कंक्लूजन कोशिश करिएगा ऐसा हेडिंग डाल के आने के लिए। जैसे क्वेश्चन आ गया परपेचुअल सक्सेशन का, तो कंपनी के बारे में बोला है, याद रखिएगा जो केस स्टडी पूछा है ना, जो काइंड ऑफ केस स्टडी पूछ रहा है ये लोग, वैसे तो पूछने का चांसेस बहुत कम, अगर पूछ रहा है तो किस सेक्शन से रिलेटेड है, वो सेक्शन का नाम होगा रिलेटेड प्रोविजन में। उसके बाद तुमको जो भी कुछ आता है फैक्ट एनालिसिस, और लास्ट में कंक्लूजन डाल देना, अपना मेन आंसर डाल देना, ठीक है ना। और पांचवा, अगर आपने केस स्टडी को मेंशन किया, जैसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट में, जैसे आपको पता सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन में ये कंक्लूजन आया था कि भैया कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है, ये बोला था ना, हाँ सर। तो अगर तुम लिखते हो कि भैया कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है, ठीक है, और आप ना केस स्टडी को मेंशन करते हो, तो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, जहां पे उनका आंसर एंड हुआ, वहां पे लिखते हैं एज पर द हेल्ड, ऐसे नहीं लिखा जाता। जहां पे आपका आंसर एंड होता है, या तो आपको वहां पे लिखना ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट लिखना, जब आंसर आपका एंड हुआ कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, आंसर एंड हो गया, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना और ऐसे लिखना हैज एज पर द हेल्ड इन द केस ऑफ सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन, और ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करके दिखाया जाता है। या तो एंड में दिखा दो, और नहीं तो एक तरीका है कि स्टार्टिंग में ही दिखा दो, ठीक है, स्टार्टिंग दिखा दो कि एज पर द हेल्ड केस इन सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन, ऐसे करके कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। या तो एकदम स्टार्टिंग में दिखाओ या एकदम एंड में। बेस्ट क्या होता है, लोग ना क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं लोग, बेस्ट क्या होता है, लोगों ने बता दिया मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, और फिर लास्ट में क्या एक रेफरेंस देते हैं कि भैया हम इस रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। तो कैसे करोगे, जब आपका आंसर एंड होगा तो ब्रैकेट ओपन करना, लिखना एज पर द हेल्ड इन द केस ऑफ सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन। तो दोस्तों ये 6 मिस्टेक्स है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से देख लेना। ये जो 6 मिस्टेक्स है, इसको आपको एग्जाम में अवॉइड करना। ये 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। अब ये 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोशिश करिएगा कि आप ये 6 मिस्टेक अवॉइड करें एग्जाम में, तो आपका लॉ में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, आपका कॉपी दूसरों से अलग होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा एफर्ट, एपीसी का एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपका भी अच्छा एग्जाम मार्क्स अच्छा है और आपके दोस्त का भी। दैट इज़ वाई हम लोग रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग थ्योरी, सब रिलेटेड वीडियोज़ हम लोग कल परसों तक अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिए ना कैसा लगा आपको ये एफर्ट, ये मेहनत आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ एक कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कंपनी लॉ आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, भगवान से हम यही प्रे करेंगे। टेक केयर दोस्तों, अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सो जाइए, और सुबह फ्रेश माइंड से मेरा लक्ष्य वेदी बोल के सजेशंस वगैरह हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और रिवीजन अगर आपको देखना है तो 1.5x में रिवीजन कर लीजिएगा, तो इससे आपका ओवरऑल एग्जाम अच्छा होगा। एक बार मेरा 1.5 आवर वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।